आज के 27 अक्टूबर 2022 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे, शॉर्ट में जिसे हम UNFCCC कहते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में भी इसके रिगार्डिंग जो इसके कन्वेंशन हैं सब कुछ है वो आता रहता है। अगले महीने इसकी कॉन्फ्रेंस भी है, तो ऑब्वियसली अब इसकी न्यूज आनी शुरू हो जाएगी। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है क्या? देखो, ये आपके 1992 में रियो डी जनेरियो में ना अर्थ समिट हुई थी। वहां पे आपके 154 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए थे और उन सब ने मिलके यहाँ पे एक कन्वेंशन साइन की थी, ऑब्वियसली जिसे हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो आपकी कन्वेंशन है अर्थ समिट के अंदर, ये डिस्कशंस हुई थी कि देखो आने वाले टाइम में, मतलब हमें 1992 में समझ आना शुरू हो गया था कि क्लाइमेट चेंज और जो ह्यूमंस का अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बहुत ही लॉन्ग टर्म चेंजेस आने वाले हैं। इसी चीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, क्या क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए, उस चीज के लिए हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। फ्रेमवर्क होता है कि किस दायरे के अंदर हम काम करेंगे। एक हमने इलेबोरेटेड चीज तैयार कर ली कि हम ये सारी चीजें फॉलो करना चाहेंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जो मौसम चेंज हो रहा है इस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इसके अंडर एग्रीमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था, जब आपकी पेरिस में मीटिंग हुई थी। ठीक है, हर साल मीटिंग होती है। मीटिंग को कहते हैं, जो इसके अंडर मीटिंग होती है, मीटिंग्स को हमेशा रेफर करते होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, शॉर्ट में COP। तो कोप 21st मीटिंग थी। ये जो मीटिंग हुई थी पेरिस में, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज ने एटलीस्ट एग्री किया कि हाँ हमें कोई ना कोई चेंजेस लाने की जरूरत है। तो देखो 1992 से 2016 आ गया, हमें सिर्फ ये एग्री करने में कि हाँ हमें कुछ करने की जरूरत है। उससे पहले देश आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ही नहीं मान रहे थे। ये सारी चीजें भी इसलिए हुई क्योंकि देखो दुनिया भर में एक थ्रेट है। हमारी जो पूरी अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, अभी 16 से 18 डिग्री के बीच में है। ये जो आपके एवरेज टेम्परेचर है पूरी अर्थ का, मतलब क्योंकि अर्थ के ऊपर कुछ आपके गर्म एरियाज भी हैं जो अर्थ के सेंटर में पड़ते हैं और कुछ आपके ठंडे इलाके भी हैं जो आपके पोल्स की साइड पे हैं। ओवरऑल सारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लोगे 18 डिग्री के करीब आएगा। तो ये माना जाता है, देखो जितनी आपकी अर्थ गर्म होती जाएगी उतने ज्यादा आपकी बर्फ पिघलती जाएगी, खासकर आपके दोनों पोल्स की साइड से आपकी बर्फ पिघलती जाएगी। यहाँ से अगर दोनों साइड से पोल से ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, ये सारा पानी समुद्र में एड अप हो रहा है। और ये अगर समुद्र में पानी एड अप होता जाएगा तो जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जितने भी हमारे समुद्र के आसपास एरियाज हैं और जितने दुनिया भर में आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे डूब जाएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया की ही बात करें, इंडिया के अंदर जो मुंबई है, कलकत्ता है, ये ऐसे शहर हैं जो माने जा रहे हैं कि शायद 2050 तक ये पानी के ऊपर हो ही ना, ये डूब जाएंगे। ठीक है, सेम चीज बाकी कंट्रीज के साथ भी है। जैसे अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क है, आपका मियामी है, ये भी डूब चुके होंगे। तो ये इसलिए डूब चुके होंगे क्योंकि पानी बढ़ता जाएगा, उसने जमीन के अंदर एंटर करते जाना है और हमारे जितने भी एरियाज हैं ये सारे फ्लड हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे अपने आप में। ठीक है, तो ये सारी चीज क्यों होगी? तो सारी दुनिया को एक एफर्ट, पेरिस 2016 में बात क्या हुई कि हमने जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है इसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। मतलब जो अभी हमारा टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देना। देखो सुनने में 2 डिग्री कुछ भी नहीं लगता, पर 2 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया ना, तब भी आपकी तबाही मची होगी अर्थ के ऊपर। ठीक है, हर साल, इस साल भी हम देख ही रहे हैं कि आपके कहाँ पे आधा पाकिस्तान इस साल डूब गया था। ठीक है, वहीं पे दूसरी साइड पे चाइना और यूरोप में आज तक के सबसे बड़े, जैसे सदियों पुराने कभी कोई विलेज जो डूबे पड़े थे। इवन अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एक जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो यूज होते थे अमेरिका के अंदर, वो भी एक लेक के अंदर से मिला। किसी जमाने में, उस जमाने में कभी खो गया होगा।
क्योंकि पानी इतने नीचे चले गए हैं कई जगहों पे जहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं पे जहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा डूबा पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी रियलिटीज हैं क्लाइमेट चेंज की। तो अभी इस साल जो मतलब आज का जो अब न्यूज है वो इस चीज के ऊपर थी कि देखो अभी जिस पेस पे गवर्नमेंट्स काम कर रही है ना, 2 डिग्री से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा टेम्परेचर सेंचुरी के खत्म होने तक। यानी कि जब 2100 जो आपका साल आएगा, उससे पहले पहले हमारा टेम्परेचर 2.1 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो चुका होगा। अगर अभी भी हम रोकना चाहते हैं, हमारे पास 2030 तक का साल है, बस 2030 के बाद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, तभी जाके हम अर्थ को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर क्लियर है। अब ये जो आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर ना आपकी सारे देशों को ना आपके अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 3 की कंट्रीज। जो एनेक्स्चर 1 की कंट्रीज है ना, इन्हें स्टेटस दिया गया है ये डेवलप्ड कंट्रीज। देखो दुनिया में एक चीज मानी गई है कि क्लाइमेट चेंज के लिए सारे बराबर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि जो आज डेवलप्ड देश हैं, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाहे जर्मनी हो गया, चाहे आपका यूएसए हो गया, ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं, इन्होंने हमसे कई साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी शुरू कर दी थी, और इन्होंने ऑब्वियसली फिर हमसे पहले, आज भी कौन से ये रुके हैं, तो पोल्यूशन तो आज भी कर रहे हैं ये। तो ये हमसे जब एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया, चाइना, ये जो कंट्री जो अब डेवलप हो रही हैं, ये बराबर कंट्रीब्यूट करें, ये सही चीज नहीं है। तो हमारी कंट्रीब्यूशन उनसे, ऑब्वियसली हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पर हम उस चीज के लिए कंपनसेट भी होना चाहते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट को कुर्बान कर रहे हैं, तो हमें कंपनसेट करो। तो ये नेक्स्ट ईयर 1 के अंदर 38 कंट्रीज टोटल हैं, जिसमें से 13 यूरोपियन स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें हेल्प करेंगी फंडिंग प्रोवाइड करके और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, ताकि वो जो मतलब इंडिया, चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं, हम भी ट्रांजिशन कर सकें ज्यादा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ। तो उसके लिए जो फंडिंग है वो ये प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने कमिट किया था $100 बिलियन, सारे मिलके ये $100 बिलियन देंगे, जिससे आपके ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन ट्रांजिशन प्रमोट किया जा सके। पर आज तक इसमें से 1 रुपया नहीं आया है, सारा का सारा अभी तक बस कमिटमेंट के अंदर ही है। तो कंट्रीज लगातार इन्हें प्रेशर करती रहती हैं कि पैसा दो, पैसा दो, ये अभी तक दे नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, जहाँ पे इन सबके पास वॉर को फंड करने के लिए पैसा है, पर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे इस टाइम यूक्रेन की सपोर्ट में ये सारी कंट्रीज हैं, ये 100 बिलियन से ज्यादा फंडिंग तो सिर्फ अमेरिका ही दे चुका है अभी तक यूक्रेन की वॉर को। तो बाकी कंट्रीज अलग से तो देने को तो दे ही सकते हैं, बस देना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सेकंड करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी बारे। देखो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 1373 के अंडर। ये मैं आपको रेजोल्यूशन नंबर क्यों बता रहा हूँ, ये ना कई बार प्रीलिम्स में आ जाता होता है। रेजोल्यूशन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रेजोल्यूशन 1373 किस चीज के रिगार्डिंग है। तो डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये रेजोल्यूशन 1373, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी इस रेजोल्यूशन से बनी थी 2001 में। ठीक है, इसके अंदर आपके 15 के 15 मेंबर जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं ना, वही सारे मेंबर्स आपके काउंटर टेररिज्म कमेटी के मेंबर होते हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, देखो यूएन की 6 स्पेशल बॉडीज हैं, उनमें से एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी बना के रखना, दुनिया में शांति बनी रहे और आपस में सिक्योरिटी बनी रहे, कोई भी देश दूसरे को थ्रेटन ना करे वॉर से और ये सारी चीजों से। ठीक है, हम रीसेंट एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये जो कमेटी है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये अपने जो इसके गोल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये फेल होती है। ठीक है, वॉर्स हो ही रही हैं,
और ये सारी चीज़ें, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 5 परमानेंट हैं, जिन्हें P5 कह सकते हो। 5 परमानेंट मेंबर हैं जो हमेशा ही इस कमिटी का मेंबर रहते हैं। ये 5 परमानेंट कौन है? ये बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे ना, उन्होंने अपने आप को परमानेंट सीट दे दी थी यूनाइटेड नेशन की इस काउंसिल में। ठीक है? कौन सी कंट्रीज़? यूएसए, ठीक है? रशिया, उस टाइम ये दोनों एक साइड से लड़े थे। दोनों तब एलाइज़ थे, दोस्त थे। यूएसए, रशिया, तब ये सोवियत यूनियन था। यूएसए, रशिया, चाइना, आज इन तीनों की नहीं बनती, ठीक है? उसके बाद यूके और आपका फ्रांस। ये सारे के सारे वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे। इन्होंने अपने आप को 5 लोगों ने परमानेंट सीट दे दी और बाकी 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। एक टाइम पे 2 साल का टर्म मिलता है, फिर आपको ब्रेक, कूल ऑफ पीरियड होता है, फिर आप दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है? मतलब आप लगातार नहीं जीत सकते, 2 साल रहोगे, फिर इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, फिर दोबारा से। तो ये टोटल करके ये 15 मेंबर्स सारे के सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? इंडिया के पास इस साल के लिए मतलब इंडिया पिछले और इस साल 2 सालों के लिए इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। 1 जनवरी को हमारी सीट खत्म हो जाएगी, 1 जनवरी 2023 को हमारी सीट खत्म हो जाएगी इसकी। तो अभी हम इसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है? तभी आप देखते हो कि कई बारी न्यूज़ आती होती है कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट डालने से मना कर दिया, एब्सटेन किया है, ठीक है? या अब रीसेंट टाइम में इंडिया ने एक आधी बारी वोट डाली भी है कई चीज़ों को लेके रशिया के खिलाफ भी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। अब इसी चीज़ के चलते हुए इंडिया पहली बारी, ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्यों है? क्योंकि देखो जो भी इवेंट इंडिया में पहली बारी हो रहा होता है वो अपने आप में थोड़ा-सा करंट अफेयर्स के तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया पहली बारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये काउंटर टेररिज्म कमिटी की मीटिंग है ना, ये पहली बारी इंडिया में होल्ड हो रही है जब से ये कमिटी बनी है 2001 से, पहली बारी इंडिया में होल्ड हो रही है। ठीक है? तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया में काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग्स पहले भी 2 बारी हो चुकी है। कुछ भी ऐसे घुमा के पूछ लेंगे, गलत होगी वो स्टेटमेंट्स। पहली बारी मीटिंग अभी ही हो रही है। कल से शुरू हुई थी मीटिंग, ठीक है? तो कल से आज से, ठीक है? तो आज से मीटिंग शुरू हुई है इनकी। तो ये सारे के सारे जो आपके काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसका यही काम है दुनिया भर में यही डिस्कस करना कि काउंटर टेररिज्म के लिए कैसे काम कर सकते हैं और सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर्स को एक साथ कैसे लेके आएं, ऐसे कुछ स्टेप्स प्रमोट करने के लिए कि टेररिज्म खत्म किया जा सके। तो इंडिया के अंदर अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें खासकर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करना चाहते हैं जिसमें टेररिस्ट आजकल डील कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की साइड से आजकल हमारे यहाँ पे ड्रोन्स बहुत आ रहे हैं। ड्रोन्स के ऊपर आपके ड्रग्स से लेके वेपन्स तक कैरी करके सस्ते से ड्रोन्स पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, ठीक है? जैसे पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पाकिस्तान जैसे पंजाब की बॉर्डर में जो ड्रग्स हैं, उन्हें आजकल इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ड्रोन्स वो यूज़ कर रहे हैं छोटे साइज़ के, उनके ऊपर ड्रग्स रख के इंडियन बॉर्डर की साइड फ्लाई करते हैं और वहाँ पे जाके ड्रग्स को घेर देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन्स मिले हैं जहाँ पे वो AK-47 और बहुत सारी गन्स और वेपन्स अपने साथ कैरी करके उन एरियाज़ में लेके आ रहे थे। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर लोग नहीं क्रॉस कर रहे, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने मीन्स ऑफ टेरर पहुँचा रहे हैं। वहीं पे दूसरी साइड पे जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर अब ज़्यादातर टेररिस्ट डील करते हैं। अब नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम ऑब्वियसली एक अल्टरनेटिव मिल गया है, जहाँ पे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, तो वो तो बैंकिंग ही है ना। तो यहाँ पे टेररिस्ट पकड़े भी ना जाएँ, इस कारण वो क्रिप्टो करेंसीज़ यूज़ करने लगे हैं, तो इन्हें कैसे रेगुलेट करें, कैसे टेररिज्म से इन टेक्नोलॉजीज़ को अलग करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए आपका ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जा रही है इंडिया की तरफ से। रेज़ोल्यूशन याद रखना 1373, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हुए अगला करंट अफेयर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
एक चाइना लेड बैंक है, सबसे बड़े शेयर्स इसके चाइना के पास हैं। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वैसे सारी कंट्रीज के पास शेयर हैं, सबसे बड़े शेयर्स चाइना के पास हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया के पास हैं। ये एक इंडिया और चाइना का एक तरह से जॉइंट वेंचर था, चाइना का ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे अब इसके टोटल 105 देश मेंबर हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मेन काम है वो है कि एशिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करवाई जा सके। उस चीज के लिए ये कंट्रीज को लोन या ग्रांट के तौर पे पैसे देता है, जैसे आपका दुनिया में वर्ल्ड बैंक काम करता है। बस फर्क ये है, वर्ल्ड बैंक सारी दुनिया में काम करेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ एशियन कंट्रीज के अंदर काम करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एशिया के डेवलपमेंट के लिए है। पर इसके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ एशियन होने जरूरी नहीं है। जैसे 42 मेंबर्स इसके एशिया के हैं, 26 यूरोप के भी हैं, 20 अफ्रीका के भी हैं, 8 ओशिनिया, ओशिनिया जो आपके ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू सॉरी पपुआ न्यू बरूनी, मलेशिया, ये सारे इन्हें ओशिनिया रेफर कर देते हैं। ठीक है, मेनली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बढ़ जाते हैं ओशिनिया में। 8 साउथ अमेरिकन और एक नॉर्थ अमेरिकन, ऑब्वियसली आपका अमेरिका। ये सारे के सारे आपके जो कंट्रीज हैं, ये सारे भी इसके मेंबर हैं, पर फंडिंग अल्टीमेटली एशियन कंट्रीज में ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। टोटल $100 बिलियन का फंड बनाया गया है, हर साल कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, और ये फाइनली फिर डेवलपमेंट लोन्स इन सारी चीजों में यूज होता है। इंडिया कंट्रीब्यूट भी करता है और हर साल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगते हैं। ये जो 100 बिलियन है, ऑलमोस्ट हाफ पड़ता है वर्ल्ड बैंक जो 200 बिलियन के फंड से बना हुआ है, और 2/3 है एक और एशियन बैंक के बारे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक जापान और यूएस से लेड बैंक है। उसका भी फंक्शन यही है कि एशिया के अंदर डेवलपमेंट प्रमोट करवाना, पर जैसे ये चाइना इसमें मेन शेयर होल्डर है, उसमें जापान और यूएस है। ठीक है, और यहाँ पे चाइना का काफी मेजर स्टेक है, 25% शेयर चाइना के पास है, उससे कम इंडिया के पास सिर्फ 8% है। यहाँ पे इन दोनों के पास आपके 15-15% है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स फॉर स्टेट्स। देखो दुनिया भर में इस टाइम थोड़ा सा दिखने लग गया है, जो मैंने आपको बहुत महीने पहले भी कहा था कि रिसेशन आ रहा है पूरी दुनिया में, और वो दिख भी रहा है कि हाँ पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है। इकोनॉमीज जर्मनी, इटली खासकर स्लो हो रही हैं इस टाइम, उनका तो खास दिखने लग गया है। अमेरिका भी स्लो होने लग जाएगा कुछ टाइम में। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए इंडिया अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को बचाना चाहता है। इस कारण ये दिख रहा है कि सरकार आने वाले टाइम में अपना खर्चा बढ़ाने वाली है। जैसे सेंटर ने ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपी का लोन 18 स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि स्टेट्स जो है इंटरेस्ट फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लोन है पर बिना इंटरेस्ट के, ये पैसा चुकाना पड़ेगा पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। ये इसलिए दिया गया है ताकि आपके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जा सके। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाने होते हैं स्टेट में, तो तुम पुरानी चीजों के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को मेंटेन करने के लिए पैसा यूज कर रहे हो या सैलरीज देने के लिए पैसा यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे पैसा नहीं यूज कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे कोई नई नई सड़कें बनाओ, नए कोई ब्रिजेस बनाने वाले हैं, कोई नई बिल्डिंग्स बनाने वाली है, ऐसी सारी चीजों के ऊपर खर्चा कर सकते हो आप। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का फोकस बन रहा है, ताकि देखो इससे क्या होगा कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री चलती रहेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती रहेगी। और जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही होती है ना, तो जितने भी आपके वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, एक तो उन्हें नौकरियां मिलती हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ऐसी है जिसके सहारे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री इसके सहारे चल पड़ेगी, सीमेंट की इंडस्ट्री इसके सहारे चल पड़ेगी। ठीक है, और आपकी मशीनरी, हैवी मशीनरी की इंडस्ट्री, फिर ऑयल, डीजल, इन सब की डिमांड भी इसके कारण चलती रहती है। बहुत सारी और इंडस्ट्रीज इसी के सिर पे चल पड़ती हैं। इसलिए जब भी स्लो डाउन आता है ना, सरकारों का खासकर फोकस होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बहुत सारी चीजें अपने आप ही, पैसा मार्केट में आता रहेगा, लोगों के हाथ में पैसा लगता रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है जीएम मस्टर्ड एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। देखो आपकी सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बारे बता दूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये ना आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है। इसका काम है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली अब मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हर चीज अल्टीमेटली डीएनए से बनी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई दो प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स की वैरायटीज हैं, मेरे पास इस प्लांट के अंदर एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जो मैं अगर इसमें बदल दूं, यहाँ पे ले आऊं, इसका ओरिजिनल वाला फेंक दूं और यहाँ पे लाके इसे जोड़ दूं, ये जो नया प्लांट तैयार होगा, ये इसकी शायद ग्रोथ भी बेटर हो, ये जल्दी उगता हो, इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी कम हो, प्लस इसे कीड़े भी ना लगते हो। यहाँ पे मैं ऐसा कोई बैक्टीरिया घुसा दूं या कुछ डाल दूं जिससे मुझे पेस्टिसाइड उसके बाद स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। बस ये लगाया और इसके बाद ये अपने आप ही से वो कीड़े लगते ही नहीं है। तो ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो होती हैं, आप प्लांट्स में भी कर सकते हो और आप एनिमल्स में भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वैसे भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो इन्वायरमेंट में अक्कर होता ही होता है। क्योंकि अगर आप जनरली भी देखोगे, ओवर द टाइम ऑर्गेनिज्म, और ये आपने चीज साइंस में पढ़ी हुई है कि ओवर द टाइम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इवॉल्व करते रहते हैं, होते रहते हैं। तो जब वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपके चेंज होते रहेंगे, वो एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि बदलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन आता जा रहा है। तो बाय नेचर भी होता है, पर हम आर्टिफिशियली भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब भी किसी कंट्री के अंदर ऐसे कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म को आपको इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना है ना, आप ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज किया और खुद मतलब किसी प्लांट में लेट्स सपोज चेंज किया और कल उसे कहीं पे भी उगाना शुरू कर दोगे। पहले उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि क्या ये सेफ भी है इन्वायरमेंट में। ऐसा ना हो कि जो तुमने ऑर्गेनिज्म बना के इंट्रोड्यूस कर दिया है ये आसपास की सारी इन्वायरमेंट के ऊपर ही कब्जा कर ले या उसे बर्बाद कर दे। तो इसके लिए आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स इंडिया के अंदर, इसका जो प्रोसेस है कि ऐसा अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाया है और आप इसे मार्केट में बेचना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसकी सारी रिपोर्ट्स उसके देने पड़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये आपकी सारी रिपोर्ट्स हर चीज को स्टडी करेगी और फिर अपनी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को देगी। वर्ड के ऊपर ध्यान देना, रिकमेंडेशन, सलाह। ठीक है, सलाह कि इस क्रॉप को, इस प्लांट को, इस एनिमल को, जो भी चीज है, इसे इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर मतलब जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का फैसला होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होता। ये सिर्फ अपना सलाह देती है कि क्या करना चाहिए। जैसे इन्होंने अगर हाँ कर भी दिया कि हाँ ये चीज आ सकती है, जरूरी नहीं है वो मार्केट में आएगी। जैसे जीएम मस्टर्ड की बात करता हूँ, जीएम मस्टर्ड आपके न्यूज में पिछले 7-8 साल से चल रही है, उससे भी ज्यादा पहले 7-8 साल से तो गरमाई पड़ी है ये। ठीक है, आज तक पर इंडिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई हो पाई है, वो है आपकी, जैसे बीटी कॉटन कहते हैं, बीटी कॉटन। पर ये नॉन एडिबल है। एडिबल का मतलब होता है जिसे हम खाते होते हैं, ये नॉन एडिबल है। तो आज तक इंडिया में कोई भी एडिबल क्रॉप, जैसे मस्टर्ड तो एडिबल तेल निकलेगा, सब निकलेगा, एडिबल चीजों में यूज होती है। तो आज तक इंडिया में कोई भी एडिबल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। तो अगर मस्टर्ड को अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी मार्केट में पहली बारी ऐसी कोई क्रॉप आ जाएगी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी। तो अभी लेटेस्ट 18 अक्टूबर को आपके जीईएसी, शॉर्ट में इसे कह सकते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे सकते हैं और मस्टर्ड डीएम H11 ये सीड की वैरायटी है जो बनाई गई है आपके इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंटली सेफ है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपकी रिपोर्ट इनके पास सबमिट हो जाती है, फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वायरमेंट का।
ये फाइनल अप्रूवल देते हैं। इसके अंदर मेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है? ये फाइनल अप्रूवल देंगे कि हाँ, ये चीज़ अगर इस कमिटी ने साइन कर दिया, तो उसके बाद ये मार्केट में बिक सकता है। ये सिर्फ रिसर्च करते हैं आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर ही, इंडिपेंडेंट कोई रिसर्च नहीं है, बस जो रिपोर्ट्स अगर आपने लेट्स सपोज सीड बनाया है, जो आपने रिपोर्ट सबमिट की हैं, उस उन्हीं रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे ये सही है, रिपोर्ट्स नहीं है, क्या है, वो सब कुछ उसी के बेसिस पे। इनके अपने खुद के कोई गार्डन्स नहीं है जहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद फाइनल ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और फाइनल अप्रूवल इनकी तरफ से आता है। अगर ये अप्रूवल दे देते हैं तो आपका जीएम मस्टर्ड आ जाएगा मार्केट में। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ का प्रोसेस लिख दिया। बेसिकली जो अभी जीएम मस्टर्ड बनाई गई है, कौन से प्रोटीन कोड्स को एक साथ जोड़ के बनाई गई है। कई बार ये ना जीन कोड्स इनके नाम आ जाते हैं। बार्नेस जीन, ठीक है? और दूसरा बार स्टार जीन जो है, ये मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स पेपर में पहले भी आई हुई हैं कि कौन से जीन्स को जोड़ के ये काम किया जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से यहाँ से ये पढ़ के रखनी है। सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। लास्ट करंट अफेयर है आपका ब्लू फ्लैग बीच के बारे में। ब्लू फ्लैग बीच बेसिकली आपके ना ये एक सर्टिफिकेशन होती है बीचेस के लिए, जो आपके बीचेस हैं समुद्र के साथ। ये एक एनजीओ के द्वारा दी जाती है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। ये बेसिकली क्या होता है, देखो ब्लू बीच एक स्टेटस है। ये स्टेटस इस चीज का है कि जो भी बीच साफ सुथरी है, जहाँ पे क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ऐसी सारी चीजों के ऊपर काम किया गया है, मतलब वहां पे कोई पानी गंदा नहीं है, बीच की सैंड गंदी नहीं है, पूरी साफ सफाई कर दी गई है, फिर आपकी बीच अप्लाई कर सकती हैं। और अगर उन्हें ब्लू फ्लैग बीच का एक स्टेटस मिल जाता है, ये एक कोई फंडिंग या कुछ अलग से नहीं मिलता होता, बस एक स्टेटस मिल जाता है कि हाँ, ये बीच एक्चुअली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है अपनी साफ सफाई के लिए। इसका पानी, इसका बीच सब कुछ साफ है। तो आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करोगे, अगर आपको सबसे साफ सुथरी बीचेस देखनी है, ब्लू फ्लैग बीचेस देख लो, वहां पे इसका बोर्ड लगा होगा, ठीक है? उस बीच के बाहर भी, ये ऑब्वियसली ब्लू रंग का होगा। तो वो जो आपका सिंबल लगा होगा, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, किसी भी स्टेट में जा रहे हो तो आप, सबसे साफ बीचेस उस एरिया में यही होंगे। तो 2 बीचेस, मिनिकॉय धुंधी बीच और कैडमैट बीच, दोनों लक्षद्वीप में हैं। इन दोनों को आपके ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे अब मतलब ये भी रिकॉग्नाइज्ड है कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस है। लक्षद्वीप वैसे भी ओवरऑल बहुत ही क्लीन है, और उसकी बस अप्लाई करने की बात थी, अप्लाई करके उन्हें स्टेटस मिल गया। पर इंडिया में और भी बहुत ऐसी बीचेज़ हैं, जो किसी ज़माने में बहुत गंदी होती थी, पर वहाँ की गवर्नमेंट्स, वहाँ के लोकल लोगों ने और एनजीओज़ ने काम करके उन बीचेज़ को साफ किया है, और अब वहाँ पे ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो।